7.5 मीटर फिलहाल मैं मौजूद हूँ करीमगंज जिले के कांग्रेस फिलहाल मैं मौजूद हूँ चालमारी 12 नंबर क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व कृपानाथ माला यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा दल के उम्मीदवार के रूप में, और एक रूपकार के तौर पे करीमगंज जिले के कई क्षेत्र के उन्नयन में उनका हाथ बना रहा है। और अहम तौर पे बात करें तो एक भरोसेमंद नेता के रूप में भी जाने जा रहे हैं, और हिमंत विश्व शर्मा की ओर से कई परियोजनाओं के वास्तवायन में उनका अहम भूमिका रहा है। हम बात करेंगे, कुछ ही क्षण बाकी है, 5 बजे के बाद से प्रचार अभियान बंद हो गया। 4 बजे हालांकि सभा समिति बंद कर दिया गया, लेकिन मीडिया का जो कार्यक्रम था 5 बजे तक शौकीन था। तो इसी वक्त के अंदर हम नए आखिरी बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि करीमगंज की जो हालात हैं, आज के जो माहौल है कैसा है, और कृपानाथ माला की विजय पर लोगों की क्या कहना है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि, आज के हमारे वरिष्ठ अतिथि, वरिष्ठ राजनीतिविद तथा समाजसेवी के तौर पे भी जो जाने जाते हैं, और चाय बागान के क्षेत्र में चाय श्रमिकों की जीवन धारा को अलग रूप देने जाने वाले राज्य सरकार के प्रमुख कार्यकर्ता कृपानाथ माला से आपका अभी तक कार्यक्रम में स्वागत है। अभी तक में अंतिम क्षण में है, हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो माहौल है यहाँ पर, लोगों का विश्वास, लोगों की जो आकर्षण है टिका हुआ है, और अहम तौर पे प्रधानमंत्री का जो बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज आखिरी कगार पर आपका अनुभव क्या है? हाँ, आज आखिरी कगार पे ये हो गया। अभी थोड़ा पहले हम लोग का मीटिंग था, तो 4 बजे तक मीटिंग खत्म है, तो खत्म हो गया। अब बात कर रहे हैं सबसे। एक अहम सवाल है कि करीमगंज जिले का कई इशू था, राजमार्ग से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर NIT से लेकर शिक्षा प्रतिष्ठान के कई पहलुओं का, आज क्या है पहलुओं के? देखिए, लास्ट 5 साल में हम लोग का यहाँ डिमांड था मेडिकल कॉलेज का। करीमगंज में मेडिकल कॉलेज हो गया, जो फाउंडेशन हो गया, उसका काम भी चालू है। और NH जो था हम लोग का, 3 NH है यहाँ पे, करीमगंज से सिलचर, करीमगंज से सुतारगंज का, करीमगंज से चुराईवाड़ी। ये तीनों का हालत बहुत ख़राब था जब मैं MP हुआ प्रथम। तो आप लोग देखे होंगे कि पहला मेरा जो ये था पार्लियामेंट में जो बोला था, ये रास्ता को लेकर भी बोला था, और उसके बाद ये रास्ता बन गया। अभी तो पूरा बढ़िया रास्ता हो गया, तीनों रास्ता। लेकिन अभी क्या हुआ कि मैं उनको बोला था कि हम लोग का आदमी डिमांड दिए, रास्ता तो सुनो अच्छा हो गया, लेकिन जाम बहुत हो जाता है, इसको बड़ा करने का 4 लेन। तो मैंने माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मैं बोला था और अनुरोध भी किया था, लिख के दिया था। तो उन्होंने इस 14 मार्च को मुझे एक लेटर दिए और बोले आपका रिक्वेस्ट जो था, तीनों नेशनल हाईवे और 4 लेन हो गया। ये 4 लेन तीनों हो गया, जो मैं तीनों नाम बोला, तीनों 4 लेन हो गया। और एक बड़ा काम हुआ है कि रेल के ये से हमारे महिषासन एक रेलवे स्टेशन है जो बना उसके बॉर्डर पर, उसको इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला, और उसका काम चल रहा है। भाया बांग्लादेश हम कोलकाता जा सकते हैं। तो अभी हम लोग को कोलकाता जाने में गुवाहाटी होकर कोलकाता जाना पड़ता है। तो ये लाइन होने के बाद हम लोग करीब से सीधा कोलकाता पहुंच जाएंगे भाया बांग्लादेश। केवल 8 से 9 घंटे का टाइम लगेगा। तो इससे हम लोग को और एक फ़ायदा होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कोलकाता से ही बिजनेस करते हैं, तो अभी वो गुवाहाटी होकर घूम के आते हैं, कैरिंग चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रास्ता होने से, ये ट्रेन चलने से हम लोग मालगाड़ी भी करीमगंज ऐसे ही आ जाएगा, कोलकाता से बांग्लादेश होकर, तो कैरिंग चार्ज भी कमेगा। इससे जिनिस का जो दाम है वो थोड़ा कमेगा। एक सहनशील मुद्दा है, जो वास्तव है, जो प्रैक्टिकल है, आपसे जानना चाहूँगा। करीमगंज हैदराबाद जिले में संख्यालघुओं का एक अहम भूमिका है, कई मांगे हैं। आज संख्यालघुओं में 2 गुट बन चुके हैं, एक AIUDF, एक कांग्रेस। दोनों के कट्टर समर्थक हैं, कट्टर नेता भी हैं। तो इस बीच में चुनाव में आप किसको प्रमुख तौर पर प्रतिद्वंदी के रूप में? प्रमुख तौर पर कोई नहीं है एक्चुअली। जो जिसपे वो बेच कर लड़ रहे हैं UDF और कांग्रेस, वो बेच उनका नहीं है। वो अभी आज के डेट में माइनॉरिटी आदमी सब BJP के साथ आ गए हैं। आप देखे होंगे, मैं जो उतना दिन से प्रचार चल रहा है, हर मीटिंग में 200, 400, 600, 1000, 2000 माइनॉरिटी आदमी BJP में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये माइनॉरिटी आदमी पहले BJP में नहीं थे। BJP को आज कांग्रेस और UDF ने BJP से इनको हटा कर रखा था और बोला था कि BJP अच्छा पार्टी नहीं है, ये हम लोग का खराब है। तो इसलिए लोग, साधारण आदमी समझते नहीं थे कि 10 साल में ये सब आदमी देखे हैं। BJP का सरकार नरेंद्र मोदी 10 साल चलाए। हमारे यहाँ इसके पहले हमारा सर्बानंद सोनोवाल जी थे 5 साल। अभी हमारे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है असम में, ये सबका साथ, सबका विकास का सरकार। प्रमुख प्रतिद्वंदी आपकी किस?
कोई नहीं है प्रमुख प्रतिपक्ष, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच लड़ाई होगी और आप बीच से निकल जाएंगे, तो ये कहा वो दोनों का लड़ाई है। वो कांग्रेस सेकंड होगा ना यूडीएफ, उसमें लड़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो दोनों सेकंड होने के लिए लड़ रहे हैं। कौन सेकंड होगा और कौन थर्ड होगा, ये लड़ाई चल रहा है। हम लोग तो फास्ट है, पहले से ही फास्ट ही रहे। आपके ऊपर एक और आरोप है, ये प्रतिपक्ष का है कि आप हाल ही में एक सभा में, एक सभा में किसी व्यक्ति ने कहा है कि गांव से लेकर शहर तक, शहर के सभी क्षेत्र से लेकर गांव के पिछड़े हुए क्षेत्र में भी आप लोग बटोरने जाते हैं, तो ये क्या लोगों के साथ आपका संपर्क का वजह है, जैसे कि आप माचिस की तीली की तरह घर घर पहुंच गए हैं आज के दिन में, या फिर कोई राजनीतिक रंजिश बताइए? राजनीतिक रंजिश नहीं है, मैं घर घर पर हमेशा मैं एकदम लो लेवल में ही रहता हूँ। पहले से ही मैं एमएलए था, प्रेसिडेंट था, एमपी हुआ, लेकिन मैं जैसे था वैसे ही हूँ। मेरा कोई चेंजेस नहीं है, मैं चेंज करता ही नहीं हूँ, चेंज हो भी नहीं सकता हूँ। और मुझे इसमें अच्छा लगता है, गरीबों के साथ रहना, बैठना, खाना, हमको यही अच्छा लगता है। प्रतिपक्ष की सवाल का जवाब आपको देना होगा, इसलिए आप थोड़ा वक्त लेंगे आपसे कि हाफिज रशीद सर ने कहा है कि चाय श्रमिकों के उन्नयन के क्षेत्र में भाजपा सरकार कोई अहम भूमिका नहीं निभा पाया, जिसके चलते चाय श्रमिक वापस कांग्रेस में लौट कर आ रहे हैं, मेदली पातली से लेके कछार सभी लोग जितने भी चाय बगान। तो आप वास्तविकता के तौर पर पिछड़े हुए क्षेत्र में गए हैं, उनका अनुभव क्या है? वो ऐसे ही बोल रहे हैं, टी गार्डन के एक भी बूथ मिलेगा ना तो सिंगल, क्योंकि टी गार्डन में ये बीजेपी का सरकार आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, कांग्रेस ने पहले वोट लेती थी, कुछ करती नहीं थी। आज देखिए टी गार्डन का जो लेबर है उनका वेजेस बहुत कम था, उसको बढ़ाया गया। टी गार्डन के रोड जो था वो रोड कभी भी नहीं बना था, पीडब्ल्यूडी में गया नहीं था। तो असम गवर्नमेंट, भारत का ये हमारा असम का जो गवर्नमेंट बीजेपी का हुआ, इसके बाद टी गार्डन का जो अंडर में जो रास्ता है उसको पीडब्ल्यूडी में लिया और प्रत्येक साल एक करोड़ देता है हर टी गार्डन में रास्ता बनाने का। ये पहले कभी नहीं था। ये टी गार्डन का रोड, टी गार्डन का रोड था, पीडब्ल्यूडी कभी लिया ही नहीं था। ये गवर्नमेंट आने के बाद लिया। अभी रास्ता सब जगह बगान में आप जाइए, जाके देखिए पक्का का रोड है, अभी बन रहा है। पीने का पानी का भी प्रॉब्लम था, अभी जेजेएम से हर बगान में घर घर में पाइप लगा के पीने का पानी दिया जा रहा है। पहले और प्रॉब्लम था टी गार्डन का, जिसमें पक्का का घर बनाने नहीं देते थे मैनेजमेंट। तो ये सरकार आने के बाद मैनेजमेंट को बुला के बोली, ये आदमी इतना दिन से 100 साल से ऊपर होगा, 150 साल से रह रहे हैं, ये घर क्यों नहीं बना पाएंगे इतना दिन से, तो घर बनाने दो। तो अभी सब टी गार्डन में आप जाके देखिए, बगान का जो आदमी है सबका पक्का का घर प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा था पहले, उसमें भी एनओसी लगता था मैनेजमेंट का, आज एनओसी नहीं लगता है। आज प्रधानमंत्री बोल दिए कि सबको घर में इलेक्ट्रिसिटी देना है। अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर बगान की, किसी एक भाई आदमी को बाकी नहीं है, सबके घर में बत्ती जल रहा है। तो ये सब बगान का डेवलपमेंट हुआ है, तो बगान का आदमी क्यों कांग्रेस के साथ जाएगा? कभी नहीं जाएंगे। 3% का जो रिजर्वेशन की बात है चाय श्रमिकों के क्षेत्र में नए तौर पर लागू किया गया, ये वास्तवायन नहीं होगा बोल के कुछ लोग बता रहे हैं और चुनावी मुद्दा बना रहे हैं मुद्दे को। आपका अनुभव क्या है, क्योंकि आप तो पिछले कई वर्षों से श्रमिकों के साथ हैं? देखिए, ये जो पार्लियामेंट या असेंबली में एक्ट बन के पास हो जाता है वो लागू होता ही है। ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। चुनावी बनता वो लोग बना रहे हैं, हम थोड़े बना रहे हैं। चुनाव को बहुत पहले हुआ है, तो बहुत पहले 3% रिजर्वेशन दिया, आज का नहीं है, चुनाव के लिए नहीं दिया, पहले ही दिया था। ये लोग बगान का डिमांड था, क्योंकि बगान के लड़के जो हैं वो पढ़ने लिखने में उतना अव्वल नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा रिजर्वेशन करके 3% नौकरी जैसे मिले, इसका व्यवस्था बहुत पहले ही किया गया है। तो असेंबली में पास हो चुका है। ये तो क्या है, कोई क्या बात है, कुछ नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है, होगा ही। वक्त बहुत कम है, आखिरी चरण में आपसे एक ही सवाल है। आज के इस माहौल में आप कई महीने से कार्य कर रहे हैं, आप विधायक भी रह चुके हैं और राज्यसभा में भी आप रह चुके हैं, तो आपका अहम किरदार रहा है राजनीतिक जीवन में। आज करीमगंज जिले के जो लोग हैं, करीमगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, उनके प्रति आपके खुले दिल से क्या अपील रहेगी और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारे लोकसभा की सभी जनता से, जो आप लोग जिस तरह हमारे साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और जो जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग का 2 डबल इंजन का सरकार चल रहा है, असम में भी बीजेपी का सरकार, भारत का भी अभी बीजेपी का सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री हो गए और पूरा भारत का सब आदमी समर्थन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं टीवी में। तो इसीलिए सबसे अनुरोध करूँगा आप लोग भी और सरकार के साथ रहे, हमारे साथ रहे, और 26 तारीख को पद्म फूल का चिन्ह में वोट देकर मोदी जी को फिर से तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। सरकार आते हैं, सरकार बदलते हैं, राजनीतिक माहौल बदलती है, लेकिन कुछ लोग अपनी कीर्ति के जरिए टिके रहते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा कृपानाथ माला जी का है। केवल पत्रकार के तौर पर नहीं, आम नागरिक के तौर पर भी पिछले 30 साल के इनके साथ नाता रहा है कई संवाद माध्यम का, जिनमें नेशन लाइव भी शामिल है।
और 30 सालों में इनका जो पकड़ आम जनता के साथ है, जो समझौते के साथ है, काफ़ी मजबूत है और लोगों के लिए डेडिकेटेड लाइफ जीने वाले कृपानाथ माला आज जीत की कगार पर हैं। केवल घोषणा की देरी है, लोगों का मानना, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप नेशनल लाइव टीवी में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कुल 467 बताया जा रहा है, हालांकि इसमें से कुछ कम भी सकती है। लेकिन आज के इस दौर पे ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास, विद्यानगर जैसे क्षेत्र का विकास, इधर बालिया जैसे क्षेत्र के विकास में इन लोगों का अहम भूमिका रहा है। चाय उद्योग के विकास में भी अहम भूमिका रहा है। शुगर मिल की प्रयास की जा रही है, कई और बड़े बड़े परियोजनाओं को वास्तवायन किया जा रहा है। राजमार्ग की विकास हुई है। इन विकास के मुद्दे को सामने रख विजय की कगार पर कृपानाथ माला पहुंचने वाले हैं, ये तो आम जनता तय करेगी। लेकिन आखिरी बात यही है कि उन्नयन और विकास के मुद्दे को सामने रखकर जो लोग साथ निभा रहे हैं वो चुनाव के मतदान के दौरान किस हद तक मतदान करेंगे, ये तो उनकी बात है। आखिरी चरण में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आंकड़े के अनुसार कृपानाथ माला की विजय इसलिए हो रही है क्योंकि संख्यालघु समुदाय के वोटों में विभाजन हुई है। AIDF और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी और कृपानाथ माला अपने कर्मयोग के चलते, अपनी कर्मपंथा के चलते जो गुडविल यानी जो सुनाम, यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं कि लोगों के पास पहुंचने की जो जरिया बनाए हैं, वही उनका हथियार है। ना ही पैसा, ना ही दूसरा कोई लालच, बल्कि अपनी कर्म यज्ञ के चलते अपने आप को प्रतिष्ठित राजनीतिविद के रूप में और एक सांसद के रूप में उभर कर आने के लिए वे तैयार हैं। नेशनल लाइव चैनल में मैं संजीव सिंह, मेरे साथ हैं अखिल दास और आप सबसे यहीं से विदा लेते हैं। चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग करीबन लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खास करके एक बार 91 से हमारा यहाँ में एक ये था MP साहब थे द्वारकानाथ जी, उनका देहांत होने के बाद ये 10 साल तक कांग्रेस की और 5 साल था AIDF की। तो इसको अगर स्टैटिकली की देखा जाए तो उस टाइम कुछ जीरो ने, उसका डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। खास करके कृपानाथ माला जी जब 2019 में जब यहाँ से सांसद चुने गए हैं, तो खास करके जो राजमार्ग है, तीन राजमार्ग जो है उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी भी ये तीनों राजमार्ग के लिए कम से कम 2400 करोड़ रुपया अभी सैंक्शन हुआ है। और इस विषय कर ये करके हम लोग अभी हमारा जो करीब लोकसभा क्षेत्र की कम से कम 2 लाख का से ज़्यादा माइनॉरिटी वोट है, उसमें अभी भी हम लोग ये सर्वे किए हैं, हम लोग जब जगह किए हैं, बहुत सारे आदमी से मुलाकात की है। अभी तक हमारा उम्मीद है कि 1 लाख का ऊपर माइनॉरिटी वोट कृपानाथ माला को मिल जाएगी। हमारा अनुभव क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हमारा मुस्लिम आदमियों को बहुत सारे फैसिलिटी मिला है, बहुत सारे चेंज हुए हैं। पहले जो कांग्रेस में था सुख वोट बैंक के लिए यूज़ करता था, अभी क्या है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हमारा जो एजुकेशन सेक्टर हो या गरीबी जी है जितना भी है, अभी देखिए PMOY घर है, पहले जब घर था तो 20,000 घूस देना पड़ता था, अभी माइनॉरिटी को 1 पैसा नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में रेशन मिल रहा है, फ्री में नौकरी मिल रहा है, 1 भी पैसा नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी जात पात का राजनीति नहीं चलेगा, अब सिर्फ डेवलपमेंट ही चलेगा। मोदी जी का जमाना है, हम लोग कृपानाथ माला के साथ है, क्योंकि वो इस 5 साल में जितना डेवलप हुआ है, पहले ऐसा 30 सालों में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं जितना हुआ ऐसा पहले नहीं हुआ। हमारे यहाँ मेडिकल हुआ है, अब नेशनल हाईवे सेंक्शन हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया। इलेक्ट्रिफिकेशन जो देख रहा है वो इलेक्ट्रिफिकेशन कृपानाथ माला के द्वार में हुआ है। एक अहम सवाल है कि आगे दोनों पिछले 14 साल के सरकार में महिला 2-3-4 महिला वुमेन कॉलेज हुआ है। ये हमारा असम गवर्नमेंट की तरफ से कृपानाथ माला जी ने वहाँ पे एक्सटेंशन किया है। वहाँ पे बहुत अभी जो वुमेन मुस्लिम वुमेन है ना, वो बीजेपी के साथ, क्योंकि वो एजुकेशन को फेक करता है। अभी इतना सारे चेंजिंग हुआ है, पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट से महिला को यूज़ करता था, अभी वो एजुकेशन भी दे रहा है, बहुत सारे कॉलेज वहाँ पे हुआ है। इस गवर्नमेंट में हुआ है ड्यू टू कृपानाथ माला की जरूरत में हुआ है। इस हेमंत विश्व शर्मा की और नरेंद्र मोदी अभी मुस्लिम मुल्क को बहुत न्याय मिल रहा है एजुकेशन सेक्टर। कॉमनवेल्थ हम यूथ है, अभी डेवलपमेंट के हमारा अभी करीबन लोकसभा के जितने भी क्षेत्र है सबको हम अपील करेंगे, जितने सारे यूथ है अभी डेवलपमेंट के साथ रहना पड़ेगा। तो हम लोग ये मेरा अपील है, जितना भी यूथ है हमारा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको अपील करूँगा बीजेपी को वोट देने के लिए और डेवलपमेंट के साथ रहने के लिए। यही मेरा अपील है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, ये मेरा अपील है। नमस्कार।
এই করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের এক সাধারণ নাগরিক হিসেবে আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা জনসাধারণকে অবগত করানোর জন্য একটি কথাই বলবো, আমরা বিগত দিনে দেখেছি কংগ্রেস সরকারের আমলে আমাদেরকে শাসনের নামে খালি শোষণ করেছিল। তার জন্য যখন বিজেপি এসেছে, বিজেপি উন্নয়নমুখী সরকার, বিজেপির কাজকর্ম দেখে আমাদের সংখ্যালঘু মানুষ বিজেপিতে ভিড়ছে। আমাদের যে গ্যাপ ছিল সেই গ্যাপ পূরণ করার জন্য এবার এমপি নির্বাচনে 26শে কৃপানাথ মালাকে ভোট দিবে সব মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমরা উন্নয়ন চাই, আমরা উন্নয়নের রাজনীতি চাই, আমরা জাতপাতের রাজনীতি চাই না। আজকে দেখুন আমাদের কৃপানাথ মালা মহাশয়ের সাথে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, উনি গুয়াহাটির লোক হাফিজুর রশিদ আহমদ সাহেব, উনি অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ, কিন্তু আমরা দেখেছি দুর্যোগের সময়ে বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি সীমিত কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছাড়া আর কৃপানাথ মালা, বিজয় মালাকার ছাড়া কাউকে আমরা আমাদের পাশে পাইনি। তার জন্য ওরা ওদিনও আমাদেরকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। তাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কৃপানাথ মালাকে 26 তারিখ ভোট দিয়ে আমরা দিল্লি পাঠাবো। আমাদের উন্নয়নের দরকার, আমাদের বিশেষ এলাকার বেশি জ্বলন্ত কিছু সমস্যা আছে, সেই সমাধানের জন্য আমরা এমপি এবং বিজয় মালাকার এমএলএ সাহেবকে অবগত করিয়েছি। ওনারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে ওনারা যদি এমপি যদি নির্বাচিত হন, আমাদের বিধায়ক বিজয় মালাকার আছেন, ওনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমাদের যে জ্বলন্ত যেগুলো সমস্যা আছে সেটা সমাধান হবো। এর জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা মাইনরিটি মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবো। আপনার ভালো নামটা আমার নাম মোহাম্মদ জুবের আহমেদ। কী করেন আপনি? আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করি, প্লাস আমি কাজিরবাজার কোঅপারেটিভ সোসাইটির বোর্ড অফ ডিরেক্টর। ধন্যবাদ।